नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक नई सीरीज। जैसा कि आप सबको पता है कि अग्निवीर के वैकेंसी आ चुकी है और अग्निवीर में धुआंधार अगर सिलेक्शन चाहिए, धुआंधार नंबर चाहिए तो हमारी इस सीरीज से जुड़िए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये अग्निवीर की जो है वो पहली सीरीज है। ऐसी ही प्रतिदिन हम सीरीज लाएंगे जिसमें आपको सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे और आपको बहुत मदद मिलेगी अग्निवीर परीक्षा के लिए। देखिए, अग्निवीर के सबसे पहले हम लोग प्रारूप को समझते हैं। इसका प्रारूप क्या है? इसके प्रारूप के तहत सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न। हर प्रश्न 2 अंक का होगा, 2 मार्क्स का होगा। इस तरीके से सामान्य ज्ञान 30 नंबर का हो गया। यही बात करें सामान्य विज्ञान, तो इसके भी 15 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यह भी 30 अंक का। अंक गणित के भी कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे। यह भी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और इस तरीके से अंक गणित के भी 30 अंक होंगे। रीजनिंग थोड़ा सा पोर्शन रखा गया है, केवल 5 क्वेश्चन रखे गए हैं, 2 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। इस तरीके से रीजनिंग के कितने प्रश्न अंक होंगे? 10 अंक होंगे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारे हो गए 50 और हमारे अंक हो गए 100। तो हम इसकी तैयारी करते हैं। मैं आपको बेसिकली ये वाले दोनों पोर्शन कराऊंगा। इन दोनों पोर्शन से आपको दनादन प्रश्न मिलेंगे। चलिए बिना समय को गवाए हम लोग इस सीरीज को करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि राजीव गांधी की बम धमाके में कहां मृत्यु हुई थी? राजीव गांधी की बम धमाके में कहां मृत्यु हुई थी? तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, 21 मई 1991 की बात थी। लगभग सुबह के 10 बज रहे थे। एक महिला जो कि राजीव गांधी से मिलने आई और राजीव गांधी के चरण स्पर्श करने के लिए, पैरों को छूने के लिए झुकी और उसके पूरे के पूरे शरीर में RDX लगा हुआ था। जैसे ही वो राजीव गांधी के पैरों को छूने के लिए झुकी, बम का धमाका हो गया और इसी धमाके में तमिलनाडु का एक स्थान है, श्री पेरम्बदूर। तमिलनाडु में एक स्थान है, क्या नाम है उसका? श्री पेरम्बदूर। इस स्थान पर राजीव गांधी जी की क्या हो गई? हत्या हो गई, निधन हो गया। इंग्लिश में एक शब्द होता है, इस तरीके की जो भी हत्याएं होती हैं इंग्लिश में उसके लिए एक शब्द होता है असैसिनेशन। तो वहां पे राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। बाद में पता चला तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम द्वारा यह हमला कराया गया था, है ना, जिसे हम लोग लिट्टे के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न है आपका, राजीव गांधी की बम धमाके में कहां मृत्यु हुई? तो हमारा आंसर है श्री पेरम्बदूर में। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। राजस्थान की राजधानी कहां है? बड़ा सरल प्रश्न है, सबको पता होगा कि राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर में है। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर में है। बेटा याद रखना, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। जयपुर में हवा महल है, जयपुर में हवा महल है, जल महल भी है। ठीक है ना, हवा महल है, जल महल है और आमेर फोर्ट भी है, आमेर का किला। तो हो सकता है यहां से भी आपको कुछ ना कुछ पूछ लिया जाए, तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। हवा महल यहां पर है, यहां पर जल महल भी है और आमेर फोर्ट भी यहां पर स्थित है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेटा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताना चाहता हूं। जेम्स वाट, इन्होंने किया था भाप के इंजन का निर्माण। भाप के इंजन का निर्माण इन्होंने किया था, ठीक है ना। ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन का निर्माण किया था। क्या किया था? इन्होंने टेलीफोन का निर्माण किया था। जी मार्कोनी, इन्होंने रेडियो का निर्माण किया था।
इन्होंने क्या किया था? रेडियो का निर्माण किया था। और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, भारतीय साइंटिस्ट सीवी रमन साहब जो थे, इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन पर सिद्धांत दिया था। प्रकाश प्रकीर्णन, और इसी सिद्धांत पर याद रखिएगा 1930 का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। नोबेल पुरस्कार, याद रखिए, भारत के साइंटिस्ट हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और ये जो नोबेल पुरस्कार होता है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जो कि कई कैटेगरीज में दिया जाता है। तो सीवी रमन साहब को प्रकाश प्रकीर्णन के सिद्धांत पर काम करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। काय का? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गॉट इट? तो हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो आप देख सकते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। लेकिन साथ साथ हमें सारे याद रखने हैं, जेम्स वॉट का भी याद रखना है, जी मार्कोनी का भी याद रखना है, सीवी रमन का भी याद रखना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, असम में स्थित पुल का नाम है। तो देखिए, भूपेन हजारिका एक ब्रिज असम में बना, जिसका ढोला सदिया नाम भी है। क्या नाम है? ढोला सदिया नाम भी है। ये पुल जो है वो लगभग 9.5 किलोमीटर है, लगभग 9.5 किलोमीटर है। और याद रखिएगा कि इस पुल का जो उद्घाटन हुआ था वो 2017 में हुआ था, एग्जैक्ट 26 मई 2017 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और याद रखना, यह जो पुल है वो लोहित नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? लोहित नदी पर बना हुआ है। और ये जो लोहित नदी है, यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो हम याद रखेंगे कि असम में भूपेन हजारिका पुल है, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं। ये पुल लगभग 9.5 किलोमीटर लंबा है। ठीक है ना, 9.5 किलोमीटर लंबा है। इसका उद्घाटन 26 मई 2017 को किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह किस नदी पर बना हुआ है? ये लोहित नदी पर बना हुआ है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। गॉट इट? मजा आ रहा है? ठीक है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो बेटा याद रखेंगे हमेशा, जी शंकर कुरूप या गोविंद शंकर कुरूप भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। याद रखिए, ये मलयालम भाषा के कवि थे। इन्होंने अपनी जो शैली थी वो मलयालम भाषा में इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी, जिसका नाम था ओट्टकुलम। इसका अगर हम अर्थ देखें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है बांसुरी। क्या अर्थ होता है? बांसुरी। ये रचना थी इनकी। इस रचना पर इन्हें भारत में पहली बार क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो याद रखेंगे, गोविंद शंकर कुरूप साहब को ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार मिला। हम इसे ऐसे भी याद रखते हैं कि शंकर जी के पास बहुत सारा ज्ञान है। शंकर जी के पास बहुत सारा ज्ञान है और इसी ज्ञान के कारण इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, याद रखेंगे इनकी कौन सी रचना थी? ओट्टकुलम रचना थी इनकी। किस भाषा में थी? मलयालम भाषा में थी। गॉट इट? ये याद रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहर नहर योजना की शुरुआत कब हुई? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर नहर योजना की शुरुआत 1976 में हुई थी। तो इसे हम लोग याद कर लेंगे। जवाहर नहर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1976 में हुई थी। गॉट इट? हाँ, बहुत तेज बढ़ गया आगे भाई। ठीक है, अगला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? याद रखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, सबसे पहले याद रखिए कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया।
याद रखिए, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था, और बाबर जो था इसने इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में अपने राज्य की स्थापना की थी, और इसने अपने राज्य का जो नाम रखा था वो मुगल वंश रखा था, मुगल सल्तनत रखा था। ठीक है ना, मुगलों को भारत में स्थापित किया था किसने? बाबर ने। ये युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, तो हमारा यहां पे ऑप्शन है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। याद रखिए, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त ही नहीं किया, बल्कि इब्राहिम लोदी को मार भी दिया, युद्ध क्षेत्र में मार दिया। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मुझे याद आ रहा है कि गुलाम वंश का नहीं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया तो वो इब्राहिम लोदी ही था। मतलब युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था। बाकी कोई घायल हो गया, बाद में मरा, कोई बीमारी से मरा, कोई किसी और कारण से मरा, लेकिन युद्ध क्षेत्र में मरने वाला एकमात्र शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में या पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा इसे परास्त किया गया, जो कि 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। गॉट इट? चलिए देखिए, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहां है? देखो बेटा, याद रखना 1930 में गांधी जी ने एक दांडी मार्च किया। दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा। क्या हो गया इसे? दांडी मार्च किया, दांडी मार्च किया। ये दांडी मार्च जो था वो साबरमती से कहां तक था? दांडी तक था। साबरमती से दांडी तक था। कहां से कहां तक था? साबरमती से दांडी तक था। इसी के बाद, इसी साबरमती और से दांडी तक की यात्रा के बाद गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसे कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो इसी दांडी नामक स्थान पर नमक सत्याग्रह स्मारक बनाया गया। कहां बनाया गया? इसी दांडी नामक स्थान पर नमक सत्याग्रह स्मारक बनाया गया। अब बेटा, ये जो दांडी है वो गुजरात राज्य में पड़ता है, समुद्र के किनारे। कहां पड़ता है? दांडी जो है वो गुजरात राज्य में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया गुजरात। गॉट इट? इसका आंसर क्या हो गया? गुजरात हो गया। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो देखो बेटा, एक चीज याद रखना, हमारे भारतीय संविधान में पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, यूके से ली गई, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ठीक है ना? और द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा का कॉन्सेप्ट भी संसद के अंदर आता है। तो जो चीज संसद के अंदर आती है वो हमने कहां से ली? ब्रिटेन से ली, जिसे यूके कहते हैं हम लोग, यूनाइटेड किंगडम। यानी आंसर हमारा कौन सा सही हो गया? यूनाइटेड किंगडम आंसर हमारा सही हो गया। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। देखो बेटा, पढ़ते रहो आप। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी। मैं ये बोल रहा हूं कि वैकेंसी आने से कुछ नहीं होता। अभी वैकेंसी आ जाएगी, आपकी तैयारी नहीं होगी तो वैकेंसी आपके सामने से निकल जाएगी। उस वैकेंसी का आना या ना आना आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन आप पढ़ते रहेंगे, वैकेंसी भले 4 महीने बाद आए, आप तैयारी करते रहिए। बस जैसे ही वैकेंसी आएगी, आपकी तैयारी अगर पूरी होगी तो आप एक बार में सिलेक्शन पाएंगे। पढ़ते रहिए। मेरा मानना है कि वैकेंसी से पहले तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। जब वैकेंसी आए तो हमें केवल रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग तो होते हैं, उन्होंने कहा वैकेंसी आ गई फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो बच्चे सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। ठीक है? तो संविधान, भारतीय संविधान के द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था कहां से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। अगला है, विनेश फोगाट का संबंध किस जिले से है? देखिए, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनेश फोगाट ये भारतीय महिला रेसलर है। कौन है? भारतीय महिला रेसलर है। सबसे बड़ी बात, ये भारत की प्रथम महिला हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ प्लस एशियन गेम्स
दोनों में ही गोल्ड जीता है। भारतीय महिला रेसलर हैं, कॉमनवेल्थ प्लस एशियन गेम्स दोनों में ही इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। ऐसी पहली महिला है जिसने कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड जीता है, एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता है। ये हरियाणा के चखरी दादरी स्थान पर बिलोंग करती हैं, वहां से रहने वाली हैं। वीनेस फोगाट का संबंध किस जिले से है, चरखी दादरी से है इनका संबंध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे, महिला रेसलर, ठीक है ना। देखिए, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो आप सबको मैं बता दूं कि भारत में नई शिक्षा नीति की पॉलिसी की घोषणा हो गई है, ठीक है ना। तो ये नई शिक्षा नीति जो है वो सबसे पहले उत्तराखंड ने लागू कर दी है कि हम नई शिक्षा नीति पर काम करेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश भी नई शिक्षा नीति को जो है वो एडॉप्ट करने के बारे में विचार कर रहा है। किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है। तो देखिए, बहुत अच्छी एक पहल है, असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। कहां की है, तो असम के मुख्यमंत्री हैं, तो कहां की गई होगी, तो असम में ही की गई होगी। ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी योजना है, स्वनिर्भर नारी योजना है, ये असम के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे, तो देखिए याद रखिए, शंकर लक्ष्मण भारत के सबसे पहले ऐसे कप्तान थे हॉकी टीम के जो खेलते थे, लेकिन किस स्थान पर खेलते थे, खेलने के भी तो स्थान होते, फॉरवर्ड, डिफेंस, इस तरीके से। तो ये जो थे वो गोलकीपर थे, ऐसे पहले कप्तान थे जो गोलकीपर होने के बावजूद क्या होते थे, कप्तान थे इंडियन टीम के, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे, शंकर लक्ष्मण थे, ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखेंगे। बांग्लादेश के बंटवारे के समय कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ, तो देखो बेटा, इस चीज को याद रखना, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है वो स्वतंत्र हुआ। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है वो स्वतंत्र हुआ, और इस समय 3 देशों के मध्य में युद्ध हुआ था, जिसमें एक भारत, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, ठीक है। ये हम याद रखेंगे, कितने देशों के मध्य में युद्ध हुआ था, 3 देशों के मध्य में युद्ध हुआ था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता को समर्थन किया था, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, 19 अगस्त, ये आपको याद होना चाहिए। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। गिरिजा देवी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिरिजा देवी का संबंध किससे है, तो मैं आपको बता दूं, गिरिजा देवी जो हैं वो भारत में एक क्लासिकल सिंगर है। कौन है, क्लासिकल सिंगर है, क्लासिकल गाती हैं ये, और इनका जो संबंध है वो बनारस घराने से है। देखिए, गायकों के घराने होते हैं, आगरा घराना, बनारस घराना, ठीक है ना, इस तरीके से घराना होते हैं। तो ये बनारस घराने से इनका संबंध है, और ये ठुमरी गाती हैं। क्या गाती हैं, ठुमरी गाती हैं, इसीलिए इन्हें ठुमरी क्यून कहा जाता है, ठुमरी
क्यून कहा जाता है। ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इनका घराना कौन सा है? बनारस घराना है। अब देखिए जरा मुझे बताइए, गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो सिनेमा से तो होगा नहीं, खेल से तो होगा नहीं, लेखन से तो होगा नहीं, काय से होगा? संगीत से होगा। कई बार आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से है। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से है, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये क्या गाती हैं? ये ठुमरी गाती हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठुमरी क्यून के नाम से किसे जानते हैं? तो ठुमरी क्यून के नाम से किसे जानते हैं? ठुमरी क्यून के नाम से जानते हैं गिरजा देवी को। गॉट इट? ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? देखिए पहले तो मैं आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र एक विश्व स्तर की संस्था है, ठीक है ना, जिसमें कुल 193 देश अभी शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 193 देश शामिल हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है वो कहां है? न्यूयॉर्क में है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र में कुल 15 देश होते हैं, ठीक है ना, परिषद में। अब इसमें से 10 होते हैं, 10 कैसे होते हैं? अस्थाई, अस्थाई, और 5 होते हैं स्थाई। 5 कैसे होते हैं? स्थाई होते हैं। जो स्थाई वाले होते हैं वीटो कंट्री कहते हैं, ठीक है ना। भारत अभी स्थाई देशों में शामिल नहीं हो पाया है, ठीक है ना। जो स्थाई देश हैं उसमें आप देखिए अमेरिका है, रसिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है। ये 5 देश जो हैं वो स्थाई देश हैं। इन्हें वीटो कंट्री कहते हैं। किसी भी कानून को लागू करने के लिए इन 5 देशों की सहमति बहुत जरूरी है। इनमें से अगर कोई भी एक देश मना कर दे तो वह काम नहीं हो सकता, वह कानून लागू नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो फिर एक बार देखें, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जिसमें से 2 देश जो हैं वो 3 बल्कि देश, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये यूरोप महाद्वीप के हैं। चाइना एशिया महाद्वीप का है, जबकि अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, ठीक है ना। यानी कि सबसे ज्यादा प्रभुत्व किस महाद्वीप का है? यूरोप महाद्वीप का है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। 10 अस्थाई, 5 स्थाई, टोटल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। टोटल 193 देश इसमें शामिल है, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, हम सबको पता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है हमारा लखनऊ में है। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। विश्व अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? लखनऊ में है। विश्व अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? लखनऊ में है। एक चीज याद रखना, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी अनुसंधान आगरा में है, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखना, पूछ लिया जाता है कभी कभार। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखिए मनिसराम जो एक क्षेत्र है वहां भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये मेघालय का एक स्थान है, चेरापूंजी के निकट, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। गॉट इट? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? गोरखपुर में, ठीक है। सबसे कम वर्षा कहां होती है? मथुरा में। ये याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, भारत की दृष्टि से मसिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? देखिए एक शासक हुआ करते थे, राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट शासक, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया। कुल 29 बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर, कुल 29 रॉक्स, बड़े बड़े चट्टान काटकर 39 केव्स बनाई गई, 39 गुफाएं बनाई गई, ठीक है ना। इसमें विभिन्न कलाकृतियां हैं। ये जो हैं वह है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ये कहां है? महाराष्ट्र के
औरंगाबाद जिले में है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अजंता एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई? राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई। इस चीज को हम याद रखेंगे। 29 रॉक्स थे, उन्हें काट छाट करके ये बनाई गई। कितनी? 39 केव्स बनाई गई, ठीक है ना, 39 गुफाएं बनाई गई, और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। गॉट इट? राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई। अगला देखिए, स्वाइन फ्लू वायरस का नाम बताइए। देखिए, स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो हवा में फैलती है और ये एक वायरस से होती है जिसका नाम है H1N1। ये याद कर लीजिए, H1N1, ठीक है। स्वाइन फ्लू H1N1, सुअर जो है इसका वाहक होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। एक्सरे किरणों की खोज किसने की? तो भैया एक्सरे की खोज की रोंटगेन ने। किसने खोज की? रोंटगेन ने, ठीक है ना। समझ गए आप? नहीं समझे? हाँ। मार्कोनी ने किसकी खोज की? हमने अभी आपको बताया था, रेडियो की खोज की। एडिसन ने बल्ब की खोज की, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी से छोटे छोटे जीवाणुओं के बारे में बताया, बैक्टीरिया के बारे में बताया, ठीक है ना। और एक्सरे की खोज किसने की? रोंटगेन ने की। एक्सरे की खोज किसने की? रोंटगेन ने की, याद रखेंगे, ठीक है। इंद्रधनुष में रंग किस क्रम में होते हैं? देखिए, विविग्योर बनता है। क्या बनता है? विविग्योर। विग्योर बनता है। ये होता है वॉयलेट, ये होता है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है? विग्योर होता है। तो देख लीजिए ये, ठीक है ना। यहां याद रखेंगे, हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा इस बी में और इस बी में, मतलब शुरुआत कौन सी बी से होगी। तो याद रखें, वी फॉर विवेक। बस जो सर आपके विवेक सर आपको पढ़ा रहे हैं, बस उन्हीं के नाम से शुरुआत होगी इसकी, विविग्योर, ठीक है। ये इंद्रधनुष का रंग है, सभी रंगों। प्रिज्म में अगर एक प्रकाश गुजारा जाए तो वो 7 वर्णों में विभक्त होता है, ठीक है। वो 7 वर्ण जो होते हैं वो विविग्योर ही होते हैं, ठीक है ना। ये क्रम भी उनका सेम होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। गॉट इट? तो इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या होगा? विविग्योर। एक डॉक्टर के द्वारा हाथ की नाड़ी को मापा जाता है, बुखार, हृदय की धड़कन, रक्तचाप, इनमें से। देखिए, डॉक्टर जब भी हमारी हाथ की नाड़ी पकड़ता है तो हाथ की नाड़ी कंपन करती है इस तरीके से, और ये जो कंपन होता है हृदय के कंपन के बराबर होता है। लगभग 1 मिनट में 72 बार कंपन होना चाहिए सामान्य पुरुष का। तो डॉक्टर वही चेक करता है, अगर ये कंपन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब आप बीमार हैं, और यह कंपन अगर कम हो रहा है तो भी आप बीमार हैं। मतलब डॉक्टर क्या चेक करता है? हृदय की धड़कन को चेक करता है हमारी नाभि के द्वारा। गॉट इट? भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले भारत में अंग्रेजों के समय में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। याद रखेंगे, सबसे पहले कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। कलकत्ता जो नगर है उस एक अंग्रेजों के समय में बड़ा दर्जा प्राप्त हुआ, बड़ा प्रमुख अहमियत मिली थी। ज्यादातर चीजें अंग्रेज, क्योंकि हुगली बंदरगाह था तो वहीं आते थे सीधा और वहीं अपना सारा व्यवसाय फैलाते थे। तो कलकत्ता में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज भारत में खोला गया, इस चीज को हम याद रखेंगे। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा था? तो देखिए, स्तंभ, स्तूप, चैत्य, अच्छा ये इन सबसे, इससे स्तूप से थोड़ा बहुत संबंध था, लेकिन स्तंभ सबसे ज्यादा मौर्य कला में प्रचलित थे। आप देखिए सारनाथ स्तंभ है ना, जो हमारे भारत का राजकीय चिन्ह है, अशोक की लाट, वो भी सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। तो मौर्य कला का सबसे अप्रतिम उदाहरण जो है वो स्तंभ कला,
गौर रखें, याद रखेंगे इसे। स्तंभ कला, गुफा लेख भी उन्होंने लिखवाए, गुफाओं में लेख लिखवाए, ठीक है ना, अशोक ने। शिला लेख भी लिखवाए अशोक ने, और स्तंभ भी बनवाए अशोक ने। सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो स्तंभ है। सीधा स्तंभ होता था और ऊपर किसी पशु की आकृति बनी होती थी, बड़ी सुंदर कला होती थी, बड़ा सुंदर होता था। घूमर नृत्य, ये घूमर बेटा आपको याद है, घूमर घूमर घूमर, ये क्या है, राजस्थान का नृत्य होता है, लोक नृत्य होता है। जैसे आपका गुजरात का डांडिया होता है, पंजाब का भांगड़ा होता है, इसी तरीके से राजस्थान का होता है घूमर। इसे याद रखेंगे आप, बड़ा सरल है, आपको याद हो जाएगा, घूमर राजस्थान का है। ताजमहल को किसके प्रभाव खतरा है? देखिए अभी एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली जिसमें यह कहा गया कि ताजमहल का श्वेत रंग धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। संगमरमर जो है ताजमहल का, वो क्या होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। अम्लीय वर्षा जब होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड आता है, वो गिरता है, और क्या है, चूना पत्थर बेसिकली क्या होता है, चूना पत्थर जो होता है वो इससे क्रिया करता है, और इससे क्रिया करने के बाद सफेद रंग छोड़ता है, पीला रंग छोड़ता है, जो ताजमहल पर छा रहा है, ठीक है ना, वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। तो इसे याद रखेंगे, ताजमहल को किससे खतरा है? सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। देखिए अशोक का जो साम्राज्य था वो अटक से कटक तक था। कहां से? अटक से कटक तक था। अब कटक माने उड़ीसा, ठीक है ना। अब इधर है असम, कामरूप। असम का क्षेत्र अशोक के अधीन नहीं आता था। जो वर्तमान में असम है उसे पहले कहते थे कामरूप। तो इसका आंसर हो गया कामरूप जो था वो अशोक के क्षेत्र में शामिल नहीं था। कश्मीर था, गुर्जर भी थे, कर्नाटक भी था, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे कि जो असम कामरूप जो था, देखिए टेट 2011 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, असम का प्राचीन नाम क्या था? आंसर है कामरूप, और याद रखेंगे आप लोग। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? तो सबको पता है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। ये कार्बन के द्वारा ही इनका निर्माण होता है, इसलिए इन्हें कार्बन का अपर रूप कहा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप होते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दो धातुओं के मिलने से क्या बनता है? एलॉय बनता है। दो धातुओं के मिलने से क्या बनता है? एलॉय बनता है। हम लोग एलॉय व्हील कहते हैं ना, गाड़ियों में लगे होते हैं एलॉय व्हील, वो दो धातुओं के से मिलकर बनते हैं, इसलिए उन्हें बोला जाता है एलॉय व्हील, ठीक है। शीशा को काटने के लिए किसका प्रयोग किया? देखिए थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं मैं बनाने का। हाँ बन गया। जो लोग शीशा काटते हैं ना, उनके पास ऐसा एक कटर होता है, ठीक है ना, और आप उस कटर को देखेंगे तो यहां पर कुछ चमकीला सा लगा होता है, और बस उसी को पेंसिल की तरह वो पकड़ते हैं और सीधा ऐसे खींच देते हैं और शीशा जो है वो कट जाता है। तो ये जो चमकीली चीज होती है ना, ये बेटा क्या होता है? हीरा होता है। इसीलिए एक कहावत बनी है, डायमंड कट्स डायमंड। अब इसकी हिंदी जानते क्या होती है? लोहे को लोहा काटता है। डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को लोहा काटता है। तो यहाँ पे हीरा जो है ना, वो किसे काटता है? वो शीशे को काटता है। तो याद रखिए, जब भी आपके घर में कोई खिड़की में काम हो या कांच का कोई काम हो, तो आप देखेंगे इस तरीके की एक पेंसिल होती है उन लोगों के पास, उसमें आगे की तरफ एक चमकीला सा लगा रहता है, ठीक है ना। आपको वो लोहे जैसा ही दिखेगा, कांच जैसा ही दिखेगा, लेकिन वो एक्चुअल में हीरा होता है, और उसे आसानी से करने से वो कांच को काट देते हैं। तो शीशे को काटने के लिए किसका प्रयोग होता है? हीरे का प्रयोग होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। गॉट इट? गाड़ियों के पुर्जे कौन से बल के कारण घिसते हैं? गाड़ियों के पुर्जे घर्षण बल के कारण घिसते हैं। एक दूसरे से घर्षण होता रहता है उनका, जिसके कारण क्या हो जाते हैं? वो घिस जाते हैं। तो गाड़ियों के पुर्जे घर्षण बल के कारण घिसते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। मदिरा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अब बताओ, ये भी बात पूछनी है। लिवर सिरोसिस हो जाता है,
दारू पियोगे लिवर सिरोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिवर का मतलब यकृत, समझ रहे मेरी बात को, पीना नहीं कभी, गड़बड़ चीज है। मदिरा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। सामान्य ब्लड प्रेशर का माप क्या होता है, 80/120 होता है भाई साहब। यहां पे देखो ब्लड प्रेशर नापते समय दो चीजें नापी जाती हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। डायस्टोल होता है नीचे वाला, तो वो 80 होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम क्या होना चाहिए, 80, और सिस्टोल कितना होना चाहिए, 120। ये सामान्य मनुष्य का है, 80/120 होना चाहिए। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है इसमें थोड़ा बहुत रूप परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, वो सामान्य है। लेकिन सामान्य पुरुष का कितना होना चाहिए, 80/120 होना चाहिए, ठीक है। रक्तचाप, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं, देखो यौगिक सूक्ष्मदर्शी होती है, उसमें एक लेंस तो लगा होता है बिल्कुल, जहां हम लोग आंख ऐसे करके लगाते हैं, ऐसे आंख लगाते हैं, एक लेंस वो लगा होता है। और एक लेंस लगा होता है बिल्कुल वहां पर जहां पर आपकी स्लाइड रखी होती है नीचे, इस तरीके से, इसमें ब्लड के सैंपल होते हैं। तो इन दोनों का जब फोकस मिलता है तब हमें जाके वो चीज मिलती है। इसलिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी में कितने होने चाहिए, 2 लेंस होते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी में। गॉट इट, याद हो गया सारी चीजें यार, एक बार आप सुन रहे हो आपको याद हो रहा होगा दनादन दनादन, कोई मेरे मतलब की बात ही नहीं चल रही है, सीधा आपने सुना। अब बताओ लेटे लेटे ये क्वेश्चन भी आप याद नहीं कर पा रहे हो, 50 क्वेश्चन की सीरीज है, 20-25 मिनट की सीरीज होगी, अगर आप ये भी याद कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका ध्यान है ही नहीं पढ़ाई पर। परसा हुआ आपको मिल रहा है, अगर उसे नहीं खा पा रहे हो तो इसका मतलब आपका ध्यान है ही नहीं भोजन पर। समझ रहे मेरी बात को। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं, 2 लेंस होते हैं, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। भारत में काजू का प्रथम परिचय किसने कराया, देखो भैया पुर्तगाली लोग भारत में आए तो पुर्तगालियों ने भारत में काजू, अनानास, आलू, ठीक है ना, तंबाकू, इन सबका परिचय कराया, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर है पुर्तगालियों से भारत में काजू का परिचय हुआ। गॉट इट, याद रखेंगे, पुर्तगालियों से भारत में आलू की जानकारी हुई, अनानास की जानकारी हुई, काजू की जानकारी हुई, पपीता की जानकारी हुई, तंबाकू की जानकारी हुई। समझ रहे मेरी बात को, हाँ। विश्व पर्यावरण, यार ये क्वेश्चन ना मुझे ऐसा लगता है इसे राष्ट्रीय क्वेश्चन घोषित कर देना चाहिए, राष्ट्रीय क्वेश्चन। क्यों, हर परीक्षा में लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन अभी भी मैं गारंटी ले रहा हूं कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं वो अभी भी इस प्रश्न को गलत करके आएंगे। नहीं करोगे आप, गारंटी है, ओके ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है, 5 जून को होता है। 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुरु देखो 1965 का जो युद्ध था उसके समय हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, याद रखेंगे। ताशकंद समझौता भी इन्हीं के समय में हुआ और उसी के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अभी तक नहीं पता चला कि इनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। कुछ लोग इंदिरा गांधी जी पर नाम लगाते हैं लेकिन अभी तक इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, सीधा सीधा आपको पता है डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। इसमें कोई 3-2 राय नहीं है, कोई 3-2-5 नहीं है, सीधा सीधा डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है ना। 4 ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएंगे, आप उड़ा के चले आओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार, हाँ भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार जो है, पुलित्जर पुरस्कार पासे, पुलित्जर पासे पत्रकारिता, पत्रकारिता के क्षेत्र का जाना माना पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। याद रखेंगे आप लोग, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है, पत्रकारिता से। 2024 का ओलंपिक का आयोजन करने वाला देश, देखो 2024 का ओलंपिक जो है वो फ्रांस में होगा। कहां होगा, फ्रांस में होगा, याद रखिएगा इसे। 2024 का ओलंपिक कहां होगा, फ्रांस में होगा। भारतीय संविधान के अनुसार विदेश की नीति कौन से अनुच्छेद में होती है, देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 है, वो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा रखनी चाहिए। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 51 हो जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कहता है ना, यानी कि विदेशों के बारे में हमारी नीति उसने घोषित कर दी। गॉट इट। आर्य किसके विरुद्ध थे? तो देखो, आर्य लोग प्राकृतिक वंदना तो करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे, चंद्रमा की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, जल की भी पूजा करते थे, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इसलिए आर्य लोग मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे या मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्राकृतिक चीजों की पूजा किया करते थे, इसलिए आर्य लोग मूर्ति पूजा के विरुद्ध में थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर 8 दिसंबर को किस स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो देखो बेटा, एक चीज याद रखना, हमारे सीडीएस साहब जो थे बिपिन रावत एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज स्थान पर जा रहे थे मीटिंग के लिए। तमिलनाडु के कन्नूर जिले में जा रहे थे, कन्नूर मतलब तमिलनाडु में जा रहे थे किसी कार्य के लिए। वहीं पर उनका जो हेलीकॉप्टर था, चॉपर था, उसका एक्सीडेंट हुआ और कन्नूर में उनका क्या हुआ, वो क्रैश हो गया। इसमें बिपिन रावत साहब, ठीक है ना, उनकी जो पत्नी थी मधुलिका जी, और 11 अधिकारी सेना के, इतने लोग जो थे वो इसमें दुर्घटना के समय उनकी मृत्यु हो गई। बाद में शायद एक जो अधिकारी थे वो हॉस्पिटल, उनका बहुत समय तक इलाज चला, बाद में उनका भी देहांत हो गया। तो ये बड़ा एक गंभीर विषय था, ठीक है ना। सारा देश उस दिन दुखी था जिस दिन ये दुर्घटना हुई थी, जिस दिन ये 8 दिसंबर को ये दुर्घटना हुई थी। तो ये कुन्नूर था, तमिलनाडु का एक स्थान था कुन्नूर, वहां पर इनका चॉपर जो था वो क्या हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो यार सबको पता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा ये बात कही गई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, तो इसे याद कर लेंगे हम लोग। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय, देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है वो दुबई में है, ठीक है। कहां है? हाँ, दुबई में है, ठीक है। इस बात को हम याद रखेंगे कि क्रिकेट का मुख्यालय कहां है, दुबई में है, ठीक है ना। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ? इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो बेंगलुरु में है। बड़ा भारत के साइंस के बारे में यहाँ पे कार्य किया जाता है और बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ पर लगे हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, ये याद करने का विषय है। देखिए, अगर वीडियो हम लोग बड़ा मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं, आप समझिए अभी बहुत दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी, गला खराब था, इसलिए वीडियो आपके रुक गए थे। अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर हुए हम, इसलिए वीडियो आपके दोबारा से शुरू हो गए हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप इन वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको 100% लाभ होगा, ठीक है ना। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट लिखें और सब्सक्राइब अगर नहीं है आपका चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।